Welcome student to my channel. Today we'll start with the new topic economic reform since 1991. इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1990 तक हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने जो पॉलिसी पढ़ी थी वो थी पॉलिसी ऑफ 1956. अब हम जो पॉलिसी पढ़ रहे हैं वो पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है 1991 की. इस पॉलिसी को क्यों लाया गया, सबसे पहले हमें वो पढ़ना चाहिए कि हम ये पॉलिसी जबकि 1956 की पॉलिसी थी तो उसमें चेंजेस करके नई पॉलिसी क्यों बनाई गई. तो फर्स्ट इज़ द पॉइंट, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म. क्यों ज़रूरत पड़ी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जाए या न्यू पॉलिसी बनाई जाए. फर्स्ट वॉज माउंटनिंग फिस्कल डेफिसिट. पहला पॉइंट क्या था, माउंटनिंग फिस्कल डेफिसिट. माउंटनिंग का मतलब बढ़ता जाना. क्या बढ़ रहा था, हमारा फिस्कल डेफिसिट. व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है योर टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन योर टोटल इनकम. जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा होती है उसको पोजीशन को डेफिसिट पोजीशन कहते हैं. तो हमारे इंडिया में हमारे जो गवर्नमेंट है जिन्होंने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया था, यानी कि हमारे देश का डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा खर्चे हो रहे थे जबकि कमाई उतनी नहीं थी. राइट, दैट इज़ व्हाट द फिस्कल डेफिसिट मीन. सो फिस्कल डेफिसिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू. उस वजह से खर्चे ज़्यादा है, पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खर्चों को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया. अब वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद भी स्थिति बार बार डेफिसिट की पोजीशन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी. स्थिति खराब होती जा रही थी. हमारा इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका था. हम अप्रॉक्सीमेट हमारी इनकम से 10% इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे. इतना हमने बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लोन उठा रखा था. तो हमारी कंडीशन ख़राब थी. पहला पॉइंट तो ये आ गया. दूसरा पॉइंट में मैंने ये सारे की पॉइंट लिखे. हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, हमें लोन बोरो करना पड़ा वर्ल्ड बैंक से, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज हो गया कितने, 10% से. ये फर्स्ट पॉइंट में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए. एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होना चाहिए. जैसे हमको इसलिए क्योंकि ना हम किसी कंट्री से सामान मांग रहे हैं उसे हमें पैसा देना पड़े और ना वो हमें पैसा दे. तो कंडीशन सबसे अच्छी कौन सी होती है, बैलेंस वाली पोजीशन, कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होना चाहिए. पर उस समय हमारा क्या हो गया था, गड़बड़ वाली स्थिति हो गई थी, खराब हो गया था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब ये क्यों खराब हुआ था, उसका कारण है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो प्रोग्राम बनाया गया था, जो अचीवमेंट सोचा गया था उतना अचीवमेंट हमें मिला ही नहीं. अगर मैंने सोचा था कि 10% एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से मुझे 10% प्रॉफिट होना चाहिए, पर वो 10% प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो डिज़ायर्ड टारगेट अचीव नहीं किया गया. इस वजह से एक तो ये कारण था. दूसरा कारण ये था कि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत टफ था. हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में टिक ही नहीं पाते थे. इतना ज़बरदस्त कंपटीशन था, चाहे उसकी क्वालिटी ले लो या हमारे तो प्रोडक्शन की बात करो, मतलब प्रोडक्टिविटी जो टोटल आउटपुट होना चाहिए वो भी कम होता था और जो क्वालिटी थी वो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के सामने बहुत कम थी. इसलिए हम उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते थे. इस वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, गड़बड़ा गया. तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ नोट कर रखे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ क्राइसिस. गल्फ क्राइसिस, ईरान और इराक में लड़ाई छिड़ गई थी, वॉर हो गया था. उस वजह से वहाँ से जो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे थे वो हमको महंगा पड़ रहा था, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई. उसका कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पे झगड़े हो रहे थे, वहाँ पे वॉर हो रहा था. इस वजह से प्राइस बढ़ गया था पेट्रोल का. और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हमें इंपोर्ट महंगा पड़ रहा था, हमें पेट्रोल वहाँ से मंगाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था. इस वजह से भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से तो खराब थी और ज़्यादा खराब हो गई.
फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों कम हुआ? हमको इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था पेट्रोल, यानी कि ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, तो फॉरेन करेंसी तो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो करेंसी है फॉरेन की, वो धीरे 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 ख़त्म होती जा रही थी। लास्ट पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, हमने 1956 की पॉलिसी में पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, जो सपोज़ 2 या 3 या 9 इंडस्ट्रीज़ थी आई थिंक सो उस समय, वो इंक्रीज़ करके उन्होंने बहुत इंक्रीज़ कर दी थी। बट इतना पैसा लगने के बाद जितना प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए था उन सारी इंडस्ट्री से, वो इंडस्ट्री से फ़ायदा मिला नहीं। इसीलिए जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट ना मिलने से हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं, उल्टा की लॉस हो गया। सो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी कहला रही है? पुअर कहला रही है। सो अब ये 5 पॉइंट बताते हैं कि ये कारण था कि हमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी ज़रूरी थी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट इज़ 1991 पॉलिसीज़ में सबसे पहला क्या आया? लिबरलाइजेशन। सो हम लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। हम लिबरल है, हम फ्री है, हमारा किसी भी तरह से बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होगी। सो द मीनिंग इज freedom from direct control imposed by the government। हम फ्री है अपना बिजनेस करने के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। किससे फ्री है? जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं उससे हम टोटली फ्री हो चुके हैं, हम पर अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन कहेंगे। अब लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं? सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन जो लाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें थी? सो इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, फर्स्ट इज वॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फर्स्ट पॉइंट इज एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। सारा लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर फ्री हो गए थे किसी भी तरह का बिजनेस सेटअप करने के लिए। पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि कुछ बिजनेसेस है जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन सारे हटा दिए गए। 5 बिजनेसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिज़नेस है, वेपन्स का बिज़नेस है। ये जो बिजनेसेस होते हैं, जो रिस्की बिज़नेस होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी। उसके अलावा सारे बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने ईजी कर दिया था, लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दी गई। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, जब 1956 की पॉलिसी बनी थी तो ऐसा रिजर्वेशन कर रखा था कि कुछ एरियाज़ में, पर्टिकुलर एरिया कि इस स्टेट का ये वाला एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही रखाएगा और इस वाले एरिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही होगी, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था। आप स्टेट में जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? de-reservation of production area. Now next point, expansion of production and freedom to import capital good. एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके लाइसेंस नहीं बनाना पड़ रहा है, मतलब किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही, आप अपना बिज़नेस खुद कर सकते हो। आपको ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से एरिया में अपना बिज़नेस कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे। तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपको मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लगाने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। इसलिए कोशिश ये की जा रही थी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सो एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन एंड
अनदर फ्रीडम वॉज गिवन लाइक यू कैन इम्पोर्ट द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। आपकी फैक्ट्री में कोई मशीनें चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज से आपको खरीदनी है या मंगवानी है, तो आप फ्री थे, आप अपने बिजनेस के लिए दूसरी कंट्री से अपने लिए कैपिटल गुड्स मंगवा सको। सो ये पॉइंट कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में ये 4 चीज़ें लाई गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या इम्प्रूवमेंट आया? पैसे के सेक्टर में, पैसे के सेक्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैंकिंग सेक्टर। नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो भी क्या कर रही है? या तो पैसे का लेन देन ही करती है, किसी की पॉलिसी बना रही है या किसी को पॉलिसी के पैसे दे रही, कोई प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करती है, इसीलिए वो भी किस में आती है? फाइनेंशियल सेक्टर में आती है। बैंकिंग भी यही करता है, या तो तुम्हारे पैसे डिपॉजिट करता है या तुम्हें उसके बदले में लोन देता है। सो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाया गया। यहाँ पर जो जैसे कहते हैं फ्री फ्लो मार्केट कर दिया। फ्री फ्लो मार्केट यानी कि कमर्शियल बैंक फ्री थे, जो लोन उन्हें देना है वो लोगों को लोन दे सकते थे, इंटरेस्ट रेट वो अपने हिसाब से लगा सकते थे। वैसे तो इंटरेस्ट रेट जो होती है वो आरबीआई की तरफ से, सेंट्रल बैंक जो होता है वो कौन सा बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके पास ये राइट्स होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को फिक्स करे। पर उस समय 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई ने फ्री कर दिया था सारे कमर्शियल बैंक को कि अगर वो किसी को लोन देते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करना चाहते हैं वो फ्री है, वो चार्ज कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बढ़ाया गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट शेयर मार्केट के बिजनेस को बढ़ाया गया ताकि हमारे इंडिया में दूसरे कंट्री की करेंसी भी आए, प्लस जो रिच पीपल है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सके। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाए। फॉरेन अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आकर अपना मार्केट लगा सके, शेयर्स बेच सके, ये सारी फ्रीडम्स आ जाती है किसके अंदर? फाइनेंशियल सेक्टर्स में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आरबीआई मेड फ्री फ्लो मार्केट। आरबीआई ने जो भी इंटरेस्ट रेट या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फाइनेंशियल सेक्टर्स पर वो सारी हटा दी थी। The third point is fiscal reform. Fiscal reform is related with the tax point or with the government. जो फिस्कल डेफिसिट हमने पढ़ा कि माउंटनिंग हो रहा था हमारा फिस्कल डेफिसिट, अब उस डेफिसिट को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने नई टैक्सेशन पॉलिसी लाई। अब वो नई टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी? 2 तरह के टैक्स होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपको खुद को पे करना पड़ता है। आपको खुद को पे करना पड़ता है मतलब आपकी जो भी इनकम है उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या कहते हैं? उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। द बर्डन, टैक्स बर्डन विच इज अप्लाइड ऑन योर सेल्फ, इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स। आपकी इनकम पर लगा हुआ टैक्स क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? हमने अपना बर्डन किसी और पर डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो लगता है सेल्स पर, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे देखना आप उस प्रोडक्ट के बॉक्स पर लिखा होता है कि टैक्स इतना लगा है। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया है? प्रोड्यूसर ने जो टैक्स उसे भरना है उसका बर्डन किस पर शिफ्ट कर दिया है? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। व्हेन द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, मुझ पर लग रहा है पर मैं आप लोगों से ले रही हूँ, तो वो क्या किया है? मैंने टैक्स को क्या कर दिया है? आप पर शिफ्ट कर दिया है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स।
एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड रिफॉर्म की बात कर रहा है, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है। जो फॉरेन ट्रेड बहुत ख़राब था 1956 में, हमने पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, हमारा फॉरेन ट्रेड पूरा गड़बड़ा गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं था। उसका रीज़न क्या था? हमारा एक्सपोर्ट अच्छा नहीं था, हम इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट के सामने कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे। वो सारों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो नई पॉलिसी लगाई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, नई पॉलिसी बनाना ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रमोट किया गया, सब्सिडीज़ दी गई ताकि लोग एक्सपोर्ट बिजनेस को इंक्रीज़ करें। टैरिफ सिस्टम, जो टैक्स सिस्टम है वो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसे कैसा कर दिया गया, ईजी कर दिया गया ताकि एक्सपोर्ट हमारे इंडिया का बढ़े। दूसरा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इम्प्रूव की गई, टैक्सेशन सिस्टम हटाया गया, फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे देश में आने लगे। क्यों आने लगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए आना लगा, रीज़न उसका ये है कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी कम हो गई थी। अब वो फॉरेन करेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़रूरी हो गया था कि हम क्या करें, फॉरेन कंट्रीज़ को अपने यहाँ आकर बिजनेस को करने दें। इसी सिस्टम को क्या कहा जाएगा कि ये नया चेंज लाया गया ट्रेड पॉलिसी में। जैसे कि अगर हम उस ज़माने में बात करें तो हमारा जो रुपी था वो बड़ा सस्ता था US डॉलर के सामने। हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या थी? डीवैल्यूएटेड थी। डीवैल्यूएटेड का मतलब जब 70 रुपीज़ आप पे करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? $1 मिल रहा है। तो हमारी इंडियन करेंसी कैसी है? सस्ती है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? डीवैल्यूएशन। बट डीवैल्यूएशन की वजह से हमारे कंट्री में फॉरेन कंट्री या फॉरेन रिजर्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ ताकि हमारी जो फॉरेन रिजर्व कम हो चुका था ताकि वो बढ़ जाए, इसलिए। सो ये सारे तुम्हारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं अंडर द टॉपिक लिबरलाइजेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।